अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। 9th क्लास बायोलॉजी। 9th क्लास आप लोगों का पेज नंबर 8 तक NBF वालों की जो बुक है आपकी बायोलॉजी की ग्रेड 9 की, वो मैं पढ़ा चुकी थी और हमारा टॉपिक था कैरियर्स दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। तो ये पूरा मैंने ख़त्म करवा दिया था। अब कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। अब हम कुरानिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, यानी कुरान पाक में जो इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं लाइफ के बारे में, ठीक है, कि ज़िंदगी को जो जाहिर करती हैं कि ज़िंदगी कैसे शुरू हुई। What science is finding today the Quran has already hinted several hundred years ago। जो चीज़ साइंस आज के फाइंड कर रही है या तलाश कर रही है, द कुरान पाक ने इसका हिंट कई 100 साल पहले सैकड़ों साल पहले दे दिया था। द होली कुरान इज़ अ बुक फॉर ऑल टाइम्स टू कम। इट गिव्स अस स्पिरिचुअल, मोरल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, कुरान एक ऐसी किताब है जो हर आने वाले वक्त के लिए एक ही किताब है, यानी कि कुरान पाक जो है वो एक ऐसी किताब है जो हर दौर में इसकी मालूमात हमेशा सही और हतमी होती हैं। इट गिव्स अ स्पिरिचुअल, मोरल, ये हमें रूहानी, इखलाकी और अमली तौर पे मालूमात देता है। देयर आर मैनी वर्सेस इन कुरान पाक में बहुत सारी आयात हैं विच टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि हमें ज़िंदगी की इब्तदा के बारे में बताती हैं। फ्यू आर हेयर, उनमें से कुछ यहाँ पे हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर, पानी के ज़रिए ज़िंदगी की इब्तदा। ठीक है, वजअलना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, वी मेड एवरीथिंग लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। सूरत अंबिया आयत 30। ठीक है, हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया। एज वी नो दैट लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ 85 to 90% ऑफ वाटर। हम सब ये जानते हैं कि तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो 85 से 90% तक पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो ऑल लिविंग थिंग्स हैव कम आउट ऑफ वाटर एंड थस दे हैव अ कॉमन ओरिजिन। तमाम लिविंग, इससे ये साबित हुआ कि तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं यानी ज़िंदा हयात, वो पानी से आई हैं एंड थस दे हैव अ कॉमन ओरिजिन, और फिर उन्हें एक कॉमन लाइफ मिली। ठीक है, तख्लीक मिली। क्रिएशन ऑफ मैन, इंसान का बनना। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़ारी, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर। सूरत रहमान आयत 14। उसने इंसान को कुम्हार की तरह से मट्टी से बनाया। क्रिएशन ऑफ मैन कंसिस्टेड ऑफ 2 स्टेप्स। इंसान की जो क्रिएशन यानी तख्लीक है वो 2 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है। द फर्स्ट स्टेप वाज द क्रिएशन फ्रॉम वाटर, सबसे पहले पानी से। द सेकंड स्टेप वाज टू मिक्स क्ले विद वाटर टू क्रिएट मैन। दूसरे नंबर पर पानी के साथ मट्टी को मिलाया गया इंसान को बनाने के लिए। इट कैन बी सेड फॉर ऑल एनिमल्स एज मैन शेयर्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ विद अदर एनिमल्स। ये कहा जा सकता है कि ऑल एनिमल्स एज मैन, तमाम जानवर जिनमें के इंसान भी शामिल है, शेयर्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, तमाम वो खसूसियात शेयर करते हैं जो कि दूसरे जानवरों में हैं। ये याद रखिएगा कि बायोलॉजी की लैंग्वेज में ना इंसान को भी एक हैवान ही तस्वुर किया जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ामा लहमन। देन fashioned we the drop a clot, then fashioned we the clot a little lump, then fashioned we the little lump bones। फिर हमने नुत्फ़े को लोथड़ा बनाया। लोथड़ा कहते हैं जमे हुए, नुत्फ़ा कहते हैं जमे हुए खून को। ठीक है,
यानी कि नुतफ़ा जो है उसको हमने जमे हुए खून की शक्ल में बनाया, फिर लोथड़े को गोश्त का लोथड़ा बनाया, यानी कि फिर उस जमे हुए खून को गोश्त की शक्ल में बनाया। ये अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात कुरान पाक में मौजूद हैं। ये अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि मैंने इंसान को कैसे बनाया, फिर हड्डी का लोथड़ा बनाया। ठीक है, इस आयत का तर्जुमा ये बनता है, और ये सूरत अल मोमिनून में आयत है, आयत का नंबर है 14। ठीक है, आफ्टर creating life, Allah began to process of reproduction for the continuity of life. ठीक है, जब ज़िंदगी शुरू हो गई, ज़िंदगी बनाने के बाद, यानी कि आफ्टर क्रिएशन लाइफ को क्रिएट करने के बाद अल्लाह ताला ने रिप्रोडक्शन यानी कि तौलीद का अमल ज़िंदगी को आगे जारी रखने के लिए शुरू कर दिया। ठीक है, यानी नस्ल दर नस्ल जो सिलसिला चलता है, किसी भी चीज़ की जो नस्ल बढ़ती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है। तो मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं वो, उनका बहुत बड़ा रोल है तारीख में। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट हैव मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। मुसलमान साइंसदानों ने हयातियात की फील्ड में बहुत ज़्यादा अपना अजीम हिस्सा डाला, यानी कि बहुत काम किया। द नॉलेज ऑफ जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई and Abu Ali Sina have contributed much in the development of present-day knowledge of plants and animal. जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई और अबू अली सीना ने मौजूदा दौर की तरक्की में पौधों और जानवरों के मुतालिक मालूमात में अपना बहुत बड़ा हिस्सा डाला। जाबिर बिन हयान, सबसे पहले हम इन साइंसदान के बारे में पढ़ेंगे। ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। ठीक है, उन्होंने तजर्बाती जो तहकीक और तजर्बा है ना, उसको इंट्रोड्यूस कराया केमिस्ट्री में। ठीक है, ही रोट नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्होंने बेपनाह किताबें लिखी पौधों और जानवरों पर। हिज फेमस बुक्स आर अल नबातात, नबातात कहते हैं ना पौधों को, एंड अल हैवान, और हैवान जानवरों को कहते हैं। ठीक है, तो इनकी किताबों के यही नाम हैं। तो मेरा पेज नंबर 9 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और पेज नंबर 10 पे हम आएंगे। अबू अली सीना है यहाँ पे, और 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पेज नंबर 10 पे मैं पढ़ा रही हूँ। अबू अली सीना इज़ नॉन एज द फाउंडर ऑफ मेडिसन। अबू अली सीना को मेडिसन यानी दवाइयों का फादर कहा जाता है या फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, ही वॉज अ फिजिशियन, वो एक तबीब थे, फिलासफर, फ़लसफ़ी थे, साइंटिस्ट, साइंसदान थे, एस्ट्रोनॉमर एंड अ पोइट, माहिर फल्कियात थे और एक शायर भी थे। कितनी सारी खूबियाँ थी अबू अली सीना में एक साथ। ये एक साइंसदान थे, मुस्लिम साइंसदान। हिज फेमस बुक्स आर द बुक ऑफ हीलिंग, उनकी मशहूर किताबों में बुक ऑफ हीलिंग एंड कैनन ऑफ मेडिसन, और कैनन ऑफ मेडिसन शामिल हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे जी, नंबर 3 पे जो साइंसदान हैं वो हैं अब्दुल मालिक अस्माई। अल अस्माई इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड टू ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ज़ूलॉजी जो है जानवरों का इल्म है, बॉटनी पौधों का, और एनिमल हस्बेंड्री में तमाम वो एहतियाती तदाबीर जो जानवरों को की नस्ल को महफूज रखने के और उनकी खुराक और उनकी बीमारियों के हवाले से होती हैं, वो आ जाती हैं। हिज फेमस बुक इज़ किताब खलक़ल इंसान, उनकी मशहूर किताब है किताब खलक़ल इंसान। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा, पेज नंबर 10 पे है हम। Whether we study an individual organisms or the world as whole, आप चाहे किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लें या फिर पूरी दुनिया के बारे में पढ़ लें, we can identify a pattern of increasing complexity, हम बढ़ती हुई पेचीदगियों की निशानदही कर सकते हैं। ठीक है, बायो एलिमेंट्स क्या चीज़ हैं? About 16 of the 92 natural elements are essential टू लाइफ। 92 में से 16 जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं ना, कुदरती एलिमेंट्स, वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दे आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स।
वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स, इन बायो एलिमेंट्स में से ओनली 6, अब ये लिखा हुआ है OCHNCA&P, तो इनसे मुराद आपकी होगी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फिर आपका आ जाएगा कैल्शियम एंड पी फास्फोरस को कहते हैं मेक 99% ऑफ द टोटल मैस, जो कि 99% टोटल मैस का बनाते हैं। अदर 10, दूसरे 10 कौन से? पहले 6 जो हैं वो तो बुनियादी थे ना, तो फिर दूसरे 10 कौन से हैं? के कहते हैं पोटाशियम के लिए, ठीक है, यूज़ होता है। एस फॉर सल्फ़र है, ठीक है, फिर क्लोरीन है, फिर Na सोडियम होता है, फिर Mg जो होता है मैग्नीशियम होता है, फिर F ही है ये आयरन के लिए यूज़ होता है, Cu आपका कॉपर के लिए होता है, Mn आपका जो है वो मैग्नीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और Zn जिंक के लिए, और I फॉर आयोडीन, ठीक है। कोलेक्टिवली मेक 0.01% ऑफ द टोटल मैस, ठीक है। ये सब मजमूई तौर पर मिलकर 1% टोटल मैस का बनाते हैं, यानी कि 99% वो 6 एलिमेंट हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो बाकी का जो है ना वो ये 6 मिलके बनाते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स दैट आर फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, साथ आपकी डेफिनेशंस कवर हो रही हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आपके वो भी साथ ही हैं, ठीक है। तो ये आपने एक एक लाइन और एक एक लफ्ज़ ध्यान से शुरू में ही समझ लेना है। तो बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में उन्होंने बताया कि ये सिर्फ ज़िंदा चीज़ों में, जिनमें ज़िंदगी की हयात जिनमें मौजूद होती है, लाइफ, उनमें पाए जाते हैं। द 4 फंडामेंटल काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये 4 बुनियादी इकसाम हैं इसकी। द स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड, अब जो छोटे वाले बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? माइक्रो, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं वो। ये इसकी डेफिनेशन होगी, दीज आर शुगर्स, ये शुगर हैं, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ईच ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन बी अ यूनिट ऑफ लार्ज बायोमोलिक्यूल्स, इनमें से छोटा मॉलिक्यूल जो है ना वो बड़े वाले बायोमोलिक्यूल्स का यूनिट हो सकता है। द लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और जो बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। इतना तो अब आपको पढ़ के पता लग गया होगा ना कि माइक्रो, मैक्रो, इन चीज़ों के क्या इस्तेमाल होते हैं, ये जो वर्ड आते हैं इनका क्या मकसद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्च, अब इसकी एग्जांपल्स आ रही हैं कि स्टार्च, प्रोटीन और DNA, ठीक है। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब नेक्स्ट पे हम ना पेज नंबर 11 है और हम इसमें ये टेबल पढ़ें। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन भी आता है इसका। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हम देख लेते हैं कौन से। एटॉमिक लेवल है, इसमें मॉलिक्यूलर लेवल है, ऑर्गेनल लेवल है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, और ऑर्गेनिज्म लेवल है, ठीक है। इनको आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। इन्होंने साथ इसकी ना इमेजेस भी दिए हुए हैं इसमें बुक में। एक्सप्लेनेशन, अच्छा जो पंजाब वालों की बुक है वो भी मेरे पास मौजूद है, उसमें से भी मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करती रहूँगी। इस वाले क्वेश्चन के उसमें बहुत डिटेल में दिए मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल मौजूद है। तो मैं तो आपको इसी से ही पढ़ाऊँगी क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे कि मैंने कौन सा क्वेश्चन कहाँ से करवाया है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं आपको रीडिंग ही करवा रही हूँ। ये तो हम सब जानते हैं ना कि एटम्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट हैं किसी भी एलिमेंट का। दैट स्टिल मेंटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट, जो कि मुस्तकिल उस एलिमेंट की जिसमें वो मौजूद होते हैं उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी हालत को या उसकी क्वालिटीज़ को मेंटेन रखते हैं।
और ये कौन, इसकी एग्जांपल में क्या क्या आता है आपने ये देखना है। एटॉमिक लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी एग्जांपल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आता है मॉलिक्यूलर लेवल, एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब ये दूसरा मॉलिक्यूलर लेवल है, यानी कि एटम जब जुड़ के मॉलिक्यूल की शक्ल में आते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स में आपका आ जाता है वाटर, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और यहाँ पे ये इनकी जो कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है, विच कैन हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द एटम्स दे कंटेन, जो कि एटम्स उनके अंदर जो मौजूद होते हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के अंदर ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनल लेवल, बायोमॉलिक्यूल्स assemble in a specific way to form organelle level. Organelles are subcellular structure, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि बायोमॉलिक्यूल्स जो है ना वो जुड़े हुए होते हैं एक ख़ास तरीके से ऑर्गेनल बनाने के लिए, ठीक है। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये बना हुआ भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियस है और फिर राइबोसोम्स है, ठीक है। सेलुलर लेवल, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। अब सेल के बारे में भी बिल्कुल एटम की तरह आपको अच्छी तरह से पढ़ के पता लग गया होगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट, ज़िंदगी का सबसे पहली इब्तिदा जो होती है ना वो सेल होती है। सबसे पहले आप सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन और सेल वॉल एंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑफन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। सेल्स जो होते हैं ना, इसमें ये कहा जा रहा है कि वो एक झिल्ली या फिर सेल वॉल से बंद होते हैं, ठीक है। और एंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अक्सर मखसूस किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये। और ये कौन कौन से होते हैं, सेल की एग्जांपल में आएगी सेलुलर लेवल की, मसल सेल, स्किन सेल और न्यूरॉन, ठीक है। टिश्यू लेवल, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर फंक्शंस। टिश्यूज जो होते हैं ना वो सेल्स के ग्रुप होते हैं सिमिलर फंक्शंस के साथ। इसकी एग्जांपल्स होती हैं मसल, एपिथेलियल और कनेक्टिव, ठीक है। फिर आ जाता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं अज़ा को, ठीक है। तो organs are two or more types of tissues that work together to complete a specific task. तो organs जो होते हैं ना वो टिश्यूज़, दो या दो से ज़्यादा टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, जो कि मखसूस टास्क जो है अपना परफॉर्म करते हैं। और ऑर्गन की लेवल की आपकी बड़ी अच्छी मिसाल है वो है हार्ट, लिवर और स्टमक, ठीक है। फिर से नेक्स्ट पे आ जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। ऑर्गन आपने पहले पढ़ा था अज़ा को कहते हैं ना, ठीक है। अब आगे आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम आ जाता है आपका। एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। जब बहुत सारे ऑर्गन्स ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। दैट परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस, जो कि इससे मुंसलिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होता है बच्चों, आपको याद होगा कि हाजमे के सारे निज़ाम को, जिसमें हम खाने को हज़म करते हैं, जो जो अज़ा इस्तेमाल होते हैं और जिस तरह खुराक इंसान की और जानवरों की जो हज़म होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए होती है, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लेवल सबसे लास्ट पे इन्होंने दिया हुआ है। एन ऑर्गेनिज्म हैज़ सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स दैट फंक्शन टुगेदर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे इन्होंने देखें आप एक शक्ल भी बनाई हुई है एक इंसान की, तो इससे मुराद दरअसल ऑर्गेनिज्म लेवल्स की एग्जांपल में आ रहा है ह्यूमन लिखा हुआ आपको आ रहा होगा कि इंसान है। और ऑर्गेनिज्म ये क्या किसे कह रहे हैं कि एक जिस्म या एक इंसान जिसमें कई सारे ऑर्गन मिल के काम करते हैं, ठीक है। और इसकी मिसाल के तौर पर उन्होंने ह्यूमन दिया हुआ है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद होता है किसी भी चीज़ का इंतज़ाम या निज़ाम। दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स की बुनियाद पर या खुलिये की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स की जो मैनेजमेंट होती है ना उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और
ठीक है, तीसरे नंबर पे, दो नहीं तीन, ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल लास्ट है आपका 11 पेज नंबर पे, हम ख़त्म कर रहे हैं इस पेज को। तो इसमें आ जाती है दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स आर, सेल्स की या खुलियों की बुनियाद पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जैसे इंसान हो गए या जो भी जिस्म है, ठीक है, उनकी तंजीमें जो बनती हैं वो 3 हिस्सों में होती हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनि का लफ्ज़ जो है ना, एक से मुराद इसकी होती है, ठीक है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये कॉलोनीज़ की शक्ल में रहते हैं, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी कसीर खलवी तंजीम आ जाती है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, the organisms that consist of only one cell are called unicellular organisms। वो organisms जो कि सिर्फ एक ही खुलिये पर मुश्तमिल होते हैं unicellular organisms कहलाते हैं। all life activities are carried out by single cell। तमाम ज़िंदगी की सरगर्मियाँ एक ही खुलिये के ज़रिए सरअंजाम पाती हैं। the most familiar example of unicellular organisms is amoeba, proteus। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, वो अमीबा प्रोटियस है, ठीक है। अमीबा शोज़ ऑल द फीचर्स ऑफ लाइफ। अमीबा ज़िंदगी के तमाम जो फीचर्स हैं वो शो करवाता है। न्यूट्रिशन, इसमें खुराक आ जाती है, रेस्पिरेशन, सांस का निज़ाम आ जाता है, लोकोमोशन, हरकत, ठीक है। अमीबा बना हुआ है, इसके ऊपर आप देख लीजिएगा, ठीक है। 1.3 फिगर है, ये बुक में आपकी दी हुई है, ठीक है। रिप्रोडक्शन यानी अमले तौलीद। अब नेक्स्ट पे आ जाए आप, इसमें वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स कॉलोनी, ये प्लांट से रेलिवेंट होती है। ये एक पौधा होता है, ठीक है, डंठल वाला, ठीक है, उसमें ये पाया जाता है। डॉटर्स कॉलोनी है इसमें, और सेल्स हैं इसमें, देखें ग्रीन कलर के सेल्स दिखा रहे हैं, बॉल की शक्ल की, ये डॉटर कॉलोनी है इसकी। और फ्लैजिला आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह आप अमीबा वाली साइड पर देखेंगे तो सीडोपोडियम इसके अंदर दिखा रहे हैं, ये सबसे जो इसकी दीवार जो बनी हुई है, ठीक है। येलो कलर के अंदर एक वाइट कलर की बॉल सी बनी हुई है, इसको फूड वैक्यूल कहते हैं। न्यूक्लियस इसका मरकज़ा होता है, ठीक है, ये रेड कलर में बना हुआ है। फूड वैक्यूल इसका जो है वो येलो कलर का, नीचे एक आप नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसका जो है ये पर्पल से कलर में है, ठीक है। वॉलवॉक्स इज अ जीनियस ऑफ ग्रीन एल्गी कंटेनिंग अराउंड 20 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर एल्गी, ठीक है। अब आगे आपका आ जाएगा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था कि 9 आबादियाती कॉलोनियाँ जो बना कर देते हैं। दी ऑर्गेनाइजेशन इन विच मैनी सेल्स लिव टुगेदर एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स, वो तंजीमें जिसमें बहुत सारे सेल जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं अपनी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के तौर पे। वॉलवॉक्स इज़ अ कॉलोनी ऑफ सेल्स। वॉलवॉक्स जो है वो सेल्स की कॉलोनी है। देयर इज़ लूज एसोसिएशन ऑफ सेल्स, यहाँ पर लूज एसोसिएशन होती है, यानी इनके दरमियान में ना देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि मेहनत की इनके दरमियान में कोई किसी किस्म की तकसीम नहीं होती। सो टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म्स, तो लिहाजा क्या होता है कि टिश्यूज़ और ऑर्गन्स इसमें नहीं बनते हैं इस कॉलोनी में, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है? दी ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये मल्टी सेलुलर की डेफिनेशन भी आपकी आ गई। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं फ्रॉग, मैन, ठीक है, मेंढक, आदमी, मस्टर्ड प्लांट, ठीक है, तीनों ही इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज आर कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। मुख्तलिफ काम जो कि परफॉर्म किए जाते हैं मुख्तलिफ सेल्स के ज़रिए और टिश्यूज़ के ज़रिए, उनको डिवीजन ऑफ लेबर या यूँ कह लें कि मेहनत की या मुख्तलिफ अफ़ाल की अंजाम दही, तकसीम होना बराबर से कहते हैं, ठीक है। एज ए सेल और टिश्यू becomes more specialized, it becomes
increasingly more and more dependent on its fellow cells. For example, a muscle cell depends on blood cells for its need of oxygen. ठीक है. अच्छा, वो पहले वाले जो थे ना, जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें एक चीज़ ये थी कि वो सब अपनी अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, ना तो कोई टिश्यूज़ बनते थे ना ऑर्गन बनते थे. ठीक है. लेकिन ये जो मल्टी सेलुलर वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये इनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ जाती है. यानी कि ये जो होते हैं ना खुलिये, ये एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं. मिसाल के तौर पर एक जो पट्ठों का खुलिया होता है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत के लिए खून के खुलियों पर मुनहसर होता है. ठीक है. यानी उसे अपनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी करने के लिए खून के खुलियों पर डिपेंड करना पड़ता है. मस्टर्ड प्लांट आ रहा है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अक्सर स्टूडेंट्स को आ जाता है मस्टर्ड प्लांट के बारे में. और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लेट ज्वाइन करते हैं या नहीं ज़्यादा तवज्जो से बुक पढ़ते, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है इन शॉर्ट क्वेश्चंस और इन ऑप्शंस के हवाले से जो एग्ज़ाम्स में MCQs वगैरह आते हैं. तो ध्यान से पढ़िएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा. दी botanical name of mustard plant is Brassica campestris. इसका जो बॉटनी में इसका नाम है, ठीक है, वो Brassica campestris इसका नाम बनता है. ठीक है. It can be divided into two parts on the basis of functions. इसे functions की बुनियाद पर दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है. वेजिटेटिव पार्ट, इसका वेजिटेटिव पार्ट यानी कि रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स, जिसके अंदर जड़, तना, इसकी शाखें और पत्ते आ जाते हैं. विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेते. रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ फ्लावर्स. इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फूलों पर मबनी होता है. which directly take part in sexual reproduction, forming seeds and fruits. जो कि तौलीद का जो इनका अमल होता है ना, उसमें डायरेक्ट हिस्सा लेता है. ठीक है. और क्या करता है कि सीड बनाता है, बीज, और फल भी इसमें पैदा होता है. ठीक है. फ्रॉग, मेंढक को कहते हैं. द बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग इज रैना टिग्रीना. बायोलॉजिकल नेम जो फ्रॉग का है वो रैना टिग्रीना है. इट इज़ एन एम्फीबियन, ये एक एम्फीबियन होता है. दी बॉडी ऑफ अ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ हेड, ट्रंक एंड लिम्स. एक मेंढक की जो बॉडी है वो सर और इसके अलावा इसकी तने और अज़ा पर मुश्तमिल होता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका बायोलॉजी का यूनिट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है. हमने इसे ख़त्म कर लिया है और इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसकी एक्सरसाइज जो है वो जल्द ही प्रोवाइड कर दूँगी. तो मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. और वीडियोस को लाइक कर दिया करें. आप लोग बिल्कुल भी ज़हमत नहीं करते कि वीडियो को कम से कम लाइक ही कर दिया करें.